सेशन बैक विद यू। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3। तो आज लेक्चर 1 है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के हिसाब से, और आगे भी बहुत काम में आता है। आगे मैं बोल रहा हूँ 11th-12th में जो मैथ्स लेने वाले हैं बच्चे, उनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। और इस चैप्टर में जितने टफ क्वेश्चन बना सकते हैं ना, उतने टफ क्वेश्चन अपन इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए, थोड़ा लंबा चल सकता है चैप्टर, जैसे कि अभी तक अपना कोई भी चैप्टर 5 लेक्चर तक नहीं गया है, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि शायद से 5 या 6 लेक्चर हो जाएंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस इंक्लूड करके। तो टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे अपन इसमें वो देखते हैं। देखो, इंट्रो लेंगे सबसे पहले, स्ट्रेट लाइंस, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उनका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका एक तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखेंगे, फिर अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड 3 टाइप के हैं। अगर आप लोग थोड़ा अगर ऊपर पढ़ रहे हैं, ऊपर हाई लेवल पे, तो आप लोगों ने अपने सीनियर्स वगैरह से अगर किसी से भी कंसल्ट किया होगा तो उन्होंने 3 मेथड का नाम सुन ही रखे होंगे आप लोगों ने, है ना। और फिर ये अलग सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन का टॉपिक हो जाता है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। इंट्रो में मैं देखो क्या कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अपन जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सब देखना है इसमें तो अपन को, है ना। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और अगर देखो ये बात में ध्यान रखो, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में, तो आप लोग 9th में मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू किया है, उसमें बिल्कुल बेसिक सा आइडिया दिया है। वो कितना 4 लेक्चर का टॉपिक है वो, हाँ वो 4 लेक्चर का है, और एक 5वां जो लेक्चर है वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाला सेशन जो है ना उसका वो देख लो, या फिर उसके चारों लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन में होते हैं, वो डाउनलोड कर लो, और उससे क्विक रिविजन हो जाएगा आपका। और ज़्यादा बड़े लेक्चर्स हैं नहीं, छोटे लेक्चर्स ही हैं, तो वो देख लो एक बार अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ अभी कि पूरा बेसिक्स कवर करेंगे अपन, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन, अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे कि एग्जांपल 2x + 3 = 0, ये आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये आपकी वन वेरिएबल की इक्वेशन हुई। अगर यही आपके 2 वेरिएबल में हो जाती है, 2 वेरिएबल में क्या होगी, एक y का टर्म, एक और वेरिएबल अपन इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस फॉर्म में होती है, ax + by + c = 0, जहां पे a b c रियल नंबर्स होते हैं और a और b नॉट बोथ आर 0, तो उसको अपन कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आइडिया लगा क्या कह रहा हूं। तो ये क्योंकि 9th में सब पढ़ लेते हैं, तो इससे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आइडिया लग गया होगा आप लोगों को, है ना, कि 1 वेरिएबल में क्या होती है, 2 वेरिएबल में क्या होती है। सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन की अगर जब भी अपन बात करते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, तो जैसे कि मान लो यही एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 3y + 3 = 0, ठीक है। ये अपना अपन जनरली आता सोल्यूशंस कैसे निकालते थे। सोल्यूशंस इसके कितने होते हैं, सोल्यूशंस इसके होते हैं इनफाइनाइट, सोल्यूशंस आर इनफाइनाइट, इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। क्यों, क्योंकि एक की वैल्यू अपन अज्यूम करते हैं एक वेरिएबल की, और दूसरा वेरिएबल की उसके टर्म्स में लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, एक के टर्म्स में अज्यूम करके फिर उसे अपन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे कि इसमें मैं मान लो x को मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, -1। सॉल्व करोगे तो एक सोल्यूशन क्या हो गया, 0, -1। सिमिलरली अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, x मेरे को मिलेगा -3/2, तो दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया मेरे पास, -3/2, 0। अब जनरल वैल्यूज पे आ जाते हैं, x को मैं पुट कर देता हूं, इधर देखो x को मैं पुट करता हूं 1, x को मैंने 1 पुट किया तो मेरे को y क्या मिला, -5/3, मिला नहीं मिला, तो एक सोल्यूशन ये भी हो गया, 1, -5/3, है कि नहीं।
तो ये सिंपल बेसिक आइडिया ले रहे हैं सॉल्यूशंस का कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन के। किसकी बात कर रहा हूं? लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं, सिंपल लीनियर इक्वेशन। ये अपन 9th का आइडिया ले रहे हैं, अभी तक अपन ने 10th का कंटेंट शुरू नहीं किया है, तो आइडिया लगा। और पेयर अपन ने 9th में खूब सारे टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के कि कैसे कौन सी लीनियर इक्वेशन बनती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे एक दो, ताकि रिवाइज हो सके। अभी अपन बढ़ते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या। देखो जनरल आइडिया ले, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब कोई भी दो पेयर, दो लाइंस, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उनको अपन डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि इस फॉर्म में डिफाइन किया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो ये कोई भी अपना पेयर फॉर्म हो गया इसका, है ना। मतलब कोई भी दो इक्वेशन साथ में, जैसे कि अब सपोजिंगली 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक अपनी इक्वेशन हो गई। एक अपनी इक्वेशन मान लो 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये कोई भी अपना एक पेयर हो गया। क्या हो गया? ये पेयर हो गया, पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये अपना कोई भी एक पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया। तो इसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं है। पेयर मतलब दो, कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन अपन को दी हुई है, तो वो पेयर है। अब ये पेयर अपन के काम का कब है? जब अपन इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। पेयर तभी काम में, नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं है इसका। इसका ये तब मतलब है जब अपन इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तब मतलब है इसका। आ रही बात समझ में? तो समझ में आया पेयर कि क्या कहना चाह रहा हूँ पेयर के मतलब के थ्रू में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है रखने का। आई होप आई एम क्लियर। पेयर से मतलब कोई भी दो पेयर अपने होंगे, कोई भी दो पेयर अपने होंगे, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी क्या कहता है? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी होती क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समझ में आया? थम्स अप। अगर समझ में आया तो लाइक करो वीडियो को, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि समझ में आया नहीं आया। फिर अगर आगे बढ़ते हैं अपन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी अपन को सिस्टम की क्यों निकालनी पड़ रही है, क्यों डिफाइन कर रहे हैं अपन। देखो ये अपन सबको पता है कि सोल्यूशन अपन कोई भी दो, अगर दो पेयर है अपने पास लीनियर इक्वेशन के, कोई दो पेयर में है, उसका अपन सोल्यूशन हमेशा निकाल सकते हैं। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही है कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी दो पेयर है मेरे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके बाद मेरे पास दो पेयर हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन सॉल्व कर सकता हूँ। ये बात ध्यान रखो, उसका मैं सोल्यूशन सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। उनको मैं सॉल्व करके एक सोल्यूशन, एक पॉइंट पे पहुंच सकता हूँ। वो चीजें अपन आगे डिस्कस करेंगे, वो मैं अभी थोड़ा पहले ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसीलिए अपन कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे जाते हैं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसका अपन को एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो मिले। देखो थ्रू डेफिनेशन चले, अगर अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस in two unknowns is said to be consistent if it has at least one solution. At least one solution. दिख रही है ये बात? At least one solution. एक सोल्यूशन भी है अगर, तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट है। यानी अगर अपना सोल्यूशन निकलता है तो अपना सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, अगर अपना सोल्यूशन नहीं निकलता है तो अपना सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। इनकंसिस्टेंट की बात करें तो जिसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन एट ऑल, नो सोल्यूशन एट ऑल, ये अपना इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का फर्क समझ में आया? बेसिक आइडिया लो, अभी तो ज्यादा कहीं भगना नहीं है अपन को, बेसिक आइडिया दे रहा हूं। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सिस्टम का फर्क समझ में आया ना? सिंपल था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे, अब और थोड़ा डीप में समझते हैं ना पेयर वगैरह को, कैसे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह दिया होता है अपन को, उसको थोड़ा और डीप में अंदर तक जाते हैं, तह तक जाते हैं, जड़ से उखाड़ते हैं उस चीज को। देखो सिंपल, कीप इट सिंपल। देखो अभी आपको दिख रहा होगा ये क्या है। एक देखो, अगर अपने पास, देखो अपने पास दो चीजें होती है। एक होता है अपने पास एक तो दो इक्वेशन का सिस्टम है, दो, ये अपना सिस्टम मान लो, दो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है दिया हुआ है अपन को। तो इसमें अपन
अगर जब भी दो लाइंस होती है तो कितने सोल्यूशन दे सकती है? तीन केसेस बनते हैं। पहला केस जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, या तो वो दोनों लाइन सेम हो। दूसरा केस जब वो दोनों लाइन सेम हो यानी कोइंसिडेंट हो। तीसरा केस, पहला केस जब वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरा केस जब वो दो लाइनें कोइंसिडेंट है। तीसरा केस जब वो दोनों लाइनें पैरेलल है। तो ये तीन अलग अलग टाइप के केसेस हैं, इनको समझना है अपन कि दो लाइंस कैसे बिहेव कर सकती है, किस तरह से बिहेव कर सकती है वो देखना है। तो दो लाइंस क्या कर सकती है? कोई भी दो लाइनें हैं अपने पास, ब्लैक स्क्रीन पे चल के अगर समझें, अगर ब्लैक स्क्रीन पे ये देखें अपन कि अगर अपने पास कोई भी दो लाइन है, ये अपनी मान लो ये एक लाइन है अपनी, इसको अपन ने बोल दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी कोई लाइन अपनी ये है, इसको मैंने बोल दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को इन दोनों में के बीच में मेरे को कंडीशंस निकालनी है ना, कंडीशन निकालनी है मेरे को। तो क्या हो सकता है इन दोनों लाइन का, क्या हो सकता है? सब सोचो, मतलब कि एक सबसे मैक्सिमम कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई हो, ये दोनों इन दोनों पे इंटरसेक्ट कर गई हो। जैसे कि एक केस ये हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। एक ये हो सकता है कि दोनों लाइन सेम निकल जाए। देखो दूसरे कलर से इसी के ऊपर बनाएंगे। एक क्या हो सकता है, एक तो ये हो गया। एक क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि दोनों लाइन सेम निकल गई हो, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गई हो, है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल हो, ये पैरेलल लाइंस हो गई। अगर तो देखो तीन केसेस मिले ना, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आप मेरे को अगर कोई चौथा केस, कोई चैलेंज कर सकता है कि चौथा केस भी होगा, तो आ जाओ चैलेंज कर देख लेते हैं ना। कि कोई अगर कहना चाह रहा है कि अगर अपने पास चौथा केस भी कुछ होगा, तो बताओ मेरे को कौन सा होगा चौथा केस। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, सिंपल। तो देखो पहला केस क्या हो गया, इंटरसेक्शन। दूसरा कोइंसिडेंट। तीसरा पैरेलल लाइंस। पैरेलल का सिंबल होता है पैरेलल लाइंस। किसी को समझ में ना आए नोट्स के लिए, नोट्स तो मिलेंगे नहीं इसके, या तो ब्लैक स्क्रीन पे कर रहे हैं अपन। तो अभी तक तो आप लोगों को आइडिया लग ही चुका होगा ना कि ब्लैक स्क्रीन पे जब अपन जाते हैं तो इसका सेव नहीं होते हैं नोट्स में, तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बात समझ में आनी चाहिए, इसको अपन वापस से और अच्छे डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे, ऐसी बात नहीं। ये मैंने आइडिया दिया कि मतलब कि ऐसा कुछ हो सकता है। समझ में आई ना बात कि कहना क्या चाह रहा था। तो उसी बात को कंटिन्यू ले जाते हुए अपन चलते हैं, नहीं अपनी स्क्रीन को एंड करते हैं। अपन आ गए हैं अपने वापस से बैक टू वर्क पे, है ना। तो देखो अब अपन ने देखा कि ये दो लाइंस है। पहला केस देखते हैं, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यानी डायग्राम देख रहे हो कि ये दो लाइन है, मान लो ये वाली, इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी दो इक्वेशंस हो गई है, हुई कि नहीं हुई। तो ये दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं है, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपका। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस कि ये लाइंस पैरेलल है, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन बोल देते हैं a1x, ये वाली लाइन b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और ये वाली लाइन अपनी क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये अपनी वाली लाइन है। अरे बात समझ में। और ये वाली लाइन देखो, अब इधर कोइंसिडेंट लाइन है, तो मैं इस लाइन को देखो, ये जो दो एरोज दिख रहे हैं ना, इसको मैं शेड कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ताकि आप लोगों को आसानी से दिख जाए। वो एरोज तो दिख ही रहे होंगे, मैं लाइन को शेड कर देते ना। तो ये ग्रीन कलर से जो लाइन शेडेड है, ये अपन इसको बोल देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरी लाइन, ये जो दूसरी लाइन है, इसको अपन बोल देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में।
कोई भी दो लाइन किस तरह से, किस तीन तरीकों से इफेक्ट होती है, किन तीन तरीकों से उसका मतलब वो इन पे डिपेंड करती है। देखो एक बार शुरू से रिकैप ले लेते हैं, ये क्या अपन ने पढ़ रहे थे अपन, ताकि एक बार वापस से सबको समझ में आ जाए। जो भी बच्चों को समझ में नहीं आया, अपने पास है अभी टाइम तो बहुत है, तो अपन एक बार वापस से समझ लेते हैं ना कि अपन ने क्या पढ़ा। एक बार आप गो थ्रू कर लो एक बार पीछे। अरे बात समझो। देखो इंट्रोडक्शन में अपन ने सिंपल सा ही देखा था कि क्या क्या पढ़ा इसमें अपन ने। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को देखा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये अपन ने देख लिया था। ये अपन का हो गया, ये हो गया था अपना, हुआ नहीं हुआ। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गया अपना, सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्शन। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अपन ने देखा कि कैसे निकालते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं इसके। ये बात 9th की है, तो ये बात मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को आती होगी। अब अपन आए थे सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइन्स या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। ये बात आप लोगों ने 9th क्लास में समझी होगी कि अगर जब अपन ग्राफ प्लॉट करते थे ना, ग्राफ अपन अगर इसका प्लॉट करते थे स्ट्रेट लाइन का, ये इक्वेशन का जनरल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इसका, तो ये अपन को एक स्ट्रेट लाइन देता था। तो इधर अपन अब बात कर रहे हैं दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, ये दोनों की, इन दोनों की अपन बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इन दोनों की अपन बात कर रहे हैं द जनरल फॉर्म में। तो किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस कैसे बिहेव करती है वो अपन ने आगे समझा। क्या समझा अपन ने कि कैसे, कि कोई भी दो लाइंस कैसे बिहेव करती है इस तरह कि एक तो इंटरसेक्ट कर जाए, दूसरा पैरेलल, तीसरा लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये तीन तरीका अपन ने देखे कि कैसे ये कोई भी लाइन अपनी बिहेव कर रही थी। फिर अपन ने उससे पहले अपन ने समझा था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा, जो एक सोल्यूशन दे रहा है, इनकंसिस्टेंट जो सोल्यूशन नहीं दे रहा। अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पे। अपन ने तीन केस तो देख लिए, कौन सा सिस्टम क्या था कैसा था, है ना, तीन वो तो देख लिए। अब मैं बोलता हूँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो क्या जब भी इंटरसेक्ट करती है ना तो एक कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ये होता है अपना कंसिस्टेंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि इधर मेरे को मिलता है वन सोल्यूशन। जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वन सोल्यूशन कौन सा है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो ये अपना कंसिस्टेंट था। अब अपना आता है ये जो होता है ना, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ये जो अपना होता है ना लाइंस पैरेलल, ये इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब आप लोगों के लिए मैं एक सस्पेंस छोड़ रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है ना, ये कौन सा सिस्टम होती है, आपको होमवर्क में बताना है। सिस्टम बताना है इसका कि कौन सा सिस्टम होता है। ये अपन होमवर्क है आप लोगों के लिए। इसका की कंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, क्योंकि इसको डायग्राम को देख के अपन को ये तो लग रहा है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना। कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है या इनकंसिस्टेंट होती है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसका डिस्कशन अपन आगे के लेक्चर में जरूर करेंगे। तो अभी अपन करते हैं इसको थोड़ा सा, इस डिस्कशन को स्टॉप, और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन की तरफ। आज का लेक्चर देखो, मेरा ये टारगेट है छोटे छोटे क्लिप्स, सब कुछ कवर करेंगे बेसिक से बिल्कुल। अभी जैसे कि अपन एक बार रिवाइज भी कर लिया पूरा आज जो पढ़ा, तो टारगेट वही है कि एक बार समझा दूं सारी चीजें और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़े। एक एक टॉपिक, कोई हरी नहीं है। क्योंकि देखो मेरा वीडियो का लेंथ अभी देखो, अगर अपन देखें तो 20 मिनट हुए अपन को शुरू की क्लास को, लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट हुए होंगे, है ना। तो 20 मिनट में अपन ने पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया कवर, कि अपन ने समझ लिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। उसके बाद आता है सोल्यूशंस का नंबर। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर होमवर्क का आपको बता देंगे और फिर एंड अप करके अपन अगले लेक्चर पे चलेंगे। ठीक है, एक एक लेक्चर, ज़्यादा नहीं। होमवर्क मिल रहा है आपको, वो डिस्कस हो रहा है,
बहुत सारी चीज़ें आपके पास करने के लिए, और मैथ्स ही नहीं है एकमात्र सब्जेक्ट, और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी पढ़ना जरूरी है। इसीलिए तो अभी देखते हैं वाला क्वेश्चन, देखते हैं पहले कि क्या कह रहा है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के बाद 10th बोर्ड के लिए नहीं जाना है। अदर ओलंपियाड की प्रैक्टिस के लिए अपन को, आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस बुक्स मिल रही है, ये हम लोगों ने वो बता दिया है कि मतलब कि आपको डीपीपीज मिल रही है अलग अलग। प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में अपन हर टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, तो वो उसका कोई इशू है नहीं। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के थ्रू कंसेप्ट तो समझ में है ना, पहले कंसेप्ट समझना मेन है। और आपकी कोर्स की गारंटी मेरी है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका जो कोर्स है सितंबर नवंबर में अगर आपका एनटीएसी है तो सितंबर में अपन खत्म कर देंगे पूरा सिलेबस आपका। सितंबर तक आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे सॉरी गाइस, इस चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। बहुत बकवास करी, कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चन कर भी लिया होगा। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर अपन अब समझते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। Romila went to stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and eraser with Romila. She also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. तो देखो, दोनों ने पेंसिल और इरेजर खरीदे, तो अपन क्या कहते हैं ना कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x। अपन को पेंसिल का कॉस्ट नहीं पता और इरेजर का कॉस्ट नहीं पता, तो अपन को रिप्रेजेंट करना ना पैसे उसने कितने दिए, तो कॉस्ट के टर्म्स में चलेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x, ₹x कर लेते हैं, ₹x, एंड इरेजर बी y, ₹y। इरेजर का अपना ₹y एक, और पेंसिल के अपन ने रुपीज बोल दिए x। अब अपन देखते हैं पहला केस कौन सा पहला केस, अपन देखते हैं रोमिला वाला। रोमिला ने क्या किया, 2 पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल का क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड 1 इरेजर। तो ये 1 मेंशन कर लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनर को भी और अपन को भी। एक पेंसिल का कॉस्ट x है, उसने 2 पेंसिल खरीदी तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ पेंसिल का, 2x। अगर उसने 3 इरेजर खरीदे तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 3y। पैसे कितने भरे उसने, 9। 2x + 3y = 9, क्योंकि उसने कितने 2 तो पेंसिल ली, 3 इरेजर लिए, और टोटल पैसे कितने कॉस्ट करे उसको, ₹9। ये अपन का रोमिला की बात हो गई। तो अब अपन बात करते हैं सोनाली की। सोनाली ने क्या किया, 4 पेंसिल खरीदी, 4 × x, 6 इरेजर, 6 × y = 18। आई बात समझ में। तो ये 2 अपनी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को, ये इक्वेशन 1 बोल दो, ये इक्वेशन 2 बोल दो। अब इन दोनों को अपन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। अरे बात समझ में, आई एम बैक, कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अपन को इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो क्या आती है अपनी पहली इक्वेशन, 2x + 3y = 9, दूसरी 4x + 6y = 18। तो क्या आप लोग देख पा रहे हो, ये दोनों इक्वेशन एक तरह से सेम है, तो अपन को कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी। ये दोनों लाइन सेम है तो अपन को कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। इधर से 2 कॉमन लेता हूं मैं अगर, तो क्या आएगा, 2x + 6y + 3y, इधर से भी 2 कॉमन लिया, × 9, तो 2 से 2 कैंसिल होता है, तो अपन को यही इक्वेशन मिल जाती है, यही वाली। तो पॉइंट्स वगैरह सब सेम आएंगे इसके। x को 0 डाला तो y अपना आया 3, y 0 डाला, x अपना आया 9/2, तो यही पॉइंट इधर भी आ जाएंगे, 0,3 और 9/2, 0। तो अब इसको अगर अपन प्लॉट करते हैं तो ऐसा प्लॉट आएगा। देखो 0,3, ये 9/2, 4.5, 0। तो ये प्लॉट भी कर लिया अपन ने, देख लिया कोई, तो मतलब ये दोनों लाइन एक ही लाइन है, यानी कोइंसिडेंट लाइन वाला केस हो गया। ये हुआ नहीं हुआ, कोइंसिडेंट लाइन वाला केस हुआ।
ऐसे ही ये केसेस थे। अब देखो अपन ने 2 इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई कर लिया, तो यही यूज होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट ऑफ लाइंस का। यूज की बात अपन ने पूरे लेक्चर में नहीं करी, क्यों? इस क्वेश्चन के थ्रू देखना था। ऐसे यूज करते हैं इनको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ऐसे यूज आती है। और ज्यादा यूज आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 करोगे, 3.1 एक्सरसाइज करोगे ना। देखो अभी पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है तो किसी के पास एनसीईआरटी है नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया, एनसीईआरटी के जो 3 क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 1 के, ये तीनों मैंने सोचा था मैं डिस्कस करूंगा, ये मेरे को अच्छे लगे थे। अच्छे तो मतलब मेरा ये था कि होमवर्क में इसके ऊपर मेरे को कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी के तीनों क्वेश्चंस आपको प्रिंट इधर दे दिए हैं होमवर्क में। अगले लेक्चर में अपन इन तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? जिनके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी से कर सकते हैं, और नहीं है तो पीडीएफ में आपको ये तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इससे अपन को और बेटर क्लियर होगा कि अपन को इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, क्या यूसेज है इस चैप्टर का, क्या अपन के लिए बेनिफिशियल है इस चैप्टर में, तो वो सब अपन इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। इसका बेसिक यूज, फंडामेंटल यूज समझ में आएगा। और देखो इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन जो आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं, उन्हें करना बड़ा वो होता है, इजी भी होती है। और अब देखो जो आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है ना लास्ट में, बड़ी क्रूशियल एक्सरसाइज होती है, वो लिखा होता है उसके लिए नॉट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं। तो वो मेरा टारगेट है कि मैं पूरा इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस के कम से कम 2 या से 3 सेशन रखने की सोची है। तो अभी के लिए बाय, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए लीव ले लेते हैं, आज का लेक्चर इंट्रो था, समझ में आया। अगले लेक्चर में तीनों क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ मिलेंगे। सो टाटा बाय, सी या। और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर दो। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई वो भी कमेंट करो, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, लीव अ कमेंट। सो टाटा बाय, सी या। दिस वन इज जेनिस साइनिंग ऑफ। बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।